श्रोताओं, हर साल 14 जून को हम विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आपका रक्त किसी को जीवन दान दे सकता है, इसलिए इसे महादान भी कहा जाता है। तो रक्तदान से संबंधित विभिन्न जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में डॉक्टर नीतू चौहान, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट, एसएन मेडिकल कॉलेज से। नीतू जी, आपका आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हम लोग विश्व रक्तदाता दिवस मना रहे हैं, तो इसमें जो रक्तदान है, आखिर इसका महत्व क्या है? एक इंसान को क्यों रक्तदान करना चाहिए? रक्त का कोई विकल्प नहीं होता। जब हम किसी व्यक्ति को रक्त देते हैं तो उसके रक्त से न केवल एक जिंदगी बचाते हैं, जबकि उसके रक्त से हम 3 जिंदगियां बचाते हैं। जब हम रक्त दान करते हैं तो उस रक्त से FFP, क्रायोप्रेसिपिटेट, प्लेटलेट तथा PRBC का निर्माण किया जाता है और ये सभी अवयव अलग अलग तरह के मरीजों में चढ़ाए जाते हैं। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, रक्त किसी पेड़ पर नहीं उगाया जा सकता। इसलिए जब हम किसी स्वस्थ व्यक्ति द्वारा रक्तदान करवाते हैं तो उसके रक्तदान से हम इतनी जिंदगियां बचाते हैं, न केवल उस इंसान की जिसको रक्त चढ़ाया जा रहा है, बल्कि उसके पूरे परिवार की जो उस इंसान के साथ जुड़ा होता है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन से पार हो चुकी है, परंतु इसके बाद भी आज भी हमारे देश में 45,000 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु सिर्फ रक्त न मिल पाने के कारण हो जाती है। हमारे देश में आज भी 80 लाख यूनिट्स रक्त का अभाव है, क्योंकि रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। इन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर विश्व में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। और मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग एसएन मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक आकर तथा अपने आसपास के लाइसेंस शुदा रक्त केंद्रों में जाकर ब्लड डोनेट करें और लोगों को जीवन बचाने के अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। तो जैसे कि आपने बताया कि इस वर्ष 2022 की जो थीम है वही है हमारी कि हम सबका एक जो म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, एक एफर्ट होना चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कर कर लोगों की जिंदगी को बचा पाएं। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि आखिर जो व्यक्ति रक्तदान देना चाहता है उसको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए, उसको मतलब उसका शारीरिक माप क्या होना चाहिए या उसका वजन क्या होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक तौर पर उसको क्या क्या क्राइटेरिया पूरे करने चाहिए? जी, रक्तदान के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और 65 वर्ष से कम है वो रक्तदान कर सकता है। इसके लिए उनके हीमोग्लोबिन का स्तर 12.5 से ज्यादा होना चाहिए, उनका वजन 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर यंग होने के बावजूद भी 140 से ऊपर रहता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ऐसे लोगों को रक्तदान नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें हार्ट की कोई भी समस्या है, लिवर डिजीज से पीड़ित हैं, उन्हें कोई भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जैसे कि थायराइड की बीमारी है या डायबिटीज है और वो थायरोक्सिन हार्मोन या इंसुलिन हार्मोन पर चल रहे हैं, तो वो लोग रक्तदान नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर किसी भी इंसान को कभी भी रक्तदान करते हुए चक्कर आए हैं, दौरे पड़े हैं या झटके लगने लगे हैं, यानी कि एपिलेप्सी जैसे अटैक हुए हैं, उन लोगों को रक्तदान नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान अगर कभी भी कैंसर से पीड़ित रह चुका है, उसे पीलिया हुआ है या किडनी की डिजीज है, ऐसे लोगों को रक्तदान नहीं करना चाहिए। ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी बताई कि हमें रक्तदान से पहले इन चीजों को जांच लेना चाहिए कि कहीं हम इनसे ग्रस्त तो नहीं रहे हैं। तो इसमें महिला और पुरुषों का भी कुछ भेद होता है कि महिलाओं की जो है विशेषता वो अलग होनी चाहिए और पुरुषों की अलग? जी, महिलाओं के लिए जो भी अगर कोई महिला रक्तदान करना चाहती है उसका हीमोग्लोबिन का स्तर सबसे पहले 12.5 से अबव होना चाहिए। इसके अलावा कभी भी अगर वो पीरियड्स हो रहे हैं, उनको माहवारी के दौरान रक्तदान नहीं करना है। कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उस समय वो रक्तदान नहीं करेंगी। अगर किसी भी महिला को कभी अबॉर्शन हुआ है उसके 6 महीने के अंदर रक्तदान नहीं करना है। और अगर कोई भी महिला स्तनपान करा रही है, लैक्टेशन पर है, उस ड्यूरेशन में अगर बच्चा 1 साल से ऊपर का है तब वो रक्तदान कर सकती है। 1 साल से कम बच्चे की उम्र होने पर
रक्तदान नहीं करना है। जी, तो श्रोताओं, हमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी ध्यान रखना है कि उनको रक्तदान से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो नीतू जी, हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी में, समाज में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं रक्तदान को लेकर कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो इससे हमें शारीरिक कमजोरी आ जाएगी या फिर हमारा खुद का नुकसान हो जाएगा। तो इस बारे में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, रक्तदान को लेकर कई भ्रांतियां हमारे युवा समाज में आज भी विद्यमान हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो कमजोरी आ जाएगी। हमारे मेडिकल कॉलेज में ही कई सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनके अटेंडेंट ये कहते हैं कि हम अकेले हैं अपने मरीज के साथ, हम रक्तदान नहीं करेंगे क्योंकि हम अकेले उसकी देखभाल करने के लिए हम कमजोर हो जाएंगे। सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के अंदर यही है कि उन्हें लगता है कि हम रक्तदान करने से कमजोर हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। रक्तदान के समय आपसे 350 ml ब्लड लिया जाता है। इसके जो प्लाज्मा का रिप्लेनिशमेंट होता है वो 3 से 4 दिन के अंदर हो जाता है और जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो भी 1 हफ्ते के अंदर सामान्य हो जाता है। रक्तदान के पश्चात आयरन लॉस भी होता है जो कि महिलाओं में 4 महीने के अंदर वापस से पूर्ण हो जाता है तथा पुरुषों में यह जो अवधि होती है वो 3 महीने की होती है। पर रक्तदान से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। रक्तदान के पश्चात अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें और लिक्विड डाइट प्रॉपर मात्रा में लें तो रक्तदान करने के साथ ही व्यक्ति को बिल्कुल स्वस्थ और सहज महसूस करेगा इंसान, और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा लोगों को ये भी लगता है कि रक्तदान एक लंबा प्रोसीजर है, इन्हें ब्लड डोनेशन करने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए भी वो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते, जबकि ये 5 से 7 मिनट की प्रक्रिया होती है। ब्लीडिंग जो फ्लेबोटमी हम कराते हैं उसमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। उससे पहले डोनर की स्क्रीनिंग कराई जाती है जिससे हम ये पता लगा सकें कि डोनर पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके पश्चात ही रक्तदान कराया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि इसमें जो रक्तदाता है उसको किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव होता है, किसी प्रकार का दर्द का अनुभव होता है? देखिए, रक्तदान के लिए जो सुई का यूज किया जाता है वो बिल्कुल नई सिरिंज, नए ब्लड बैग को खोलकर यूज की जाती है और इस रक्तदान की प्रक्रिया में 18 गॉज की नीडल का यूज करते हैं। लेकिन जब भी कभी हम ब्लड टेस्ट भी करा रहे हैं उसमें भी 20 गॉज की नीडल का यूज हो रहा है। ब्लड टेस्ट कराने की जो पीड़ा है उसी के समानांतर पीड़ा ये रक्तदान से भी होगी, लेकिन फिर वो जो अनुभूति है, वो जो फीलिंग है किसी की जान बचाने की, वो अपने आप में बहुमूल्य होती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो इसमें पीड़ा भी होती है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और जो इसके बाद अगर आपके मन में ये विचार आता है कि आप किसी भी प्रकार से कमजोर फील करेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि इसके बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा क्योंकि आप किसी की जीवन की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो नीतू जी, ऐसा माना जाता है कि जैसे कि हम डिस्कस अभी कर ही रहे थे कि इससे नुकसान होता है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि नहीं, आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी या किसी भी चीज की अनुभूति नहीं होती। तो इससे हमें फायदे क्या होते हैं? ब्लड डोनेट करने के बाद हमारे मानसिक तौर पर हमें कैसा महसूस होता है, या उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं? ब्लड डोनेशन के बाद हमारे शरीर पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जब हम ब्लड डोनेट करके किसी की जिंदगी बचा रहे हैं तो उस इंसान के लिए, जिसकी भी जिंदगी हम बचा रहे हैं, हम उसके लिए ईश्वर के समकक्ष हो जाते हैं। जब वो इंसान आपके सामने धन्यवाद करता है तो आपको ये फीलिंग आती है कि आपने किसी के लिए, जो वो मनोस्तर होता है आपका, कि आपने किसी की जिंदगी बचाने का काम किया। हम सब डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन हम सब दूसरे के लिए जीवन दाता बन सकते हैं अपना रक्त देकर। इसके अलावा जब भी ब्लड डोनेशन कराया जाता है उससे पहले प्री डोनेशन स्क्रीनिंग होती है जिसमें डॉक्टर्स आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आपके हीमोग्लोबिन का लेवल चेक किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपका वजन और सारे मानक चेक किए जाते हैं। तो कई बार लोगों को नहीं पता होता कि उनका हीमोग्लोबिन कम है, उस चीज की जानकारी उन्हें मिल रही है। ब्लड प्रेशर के कई सारे डोनर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो अब यंग पॉपुलेशन में, क्योंकि बीपी की समस्या काफी बढ़ गई है, कि उन लोगों को पहले आइडिया ही नहीं होता था कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन ब्लड डोनेशन के टाइम पर उन्हें ये पता चलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसके बाद वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ब्लड डोनेशन कराने के बाद आपके ब्लड की जांच की जाती है HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस तथा मलेरिया के लिए। इस तरह ये जांचें अगर हम किसी भी प्राइवेट लैब में करवाएंगे तो इसका खर्चा 2000 से 3000 रुपए के बीच में आता है, जबकि ब्लड डोनेशन के पश्चात ये सभी जांचें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट की जाती हैं। और अगर किसी भी जांच में कोई दिक्कत पाई जाती है, कोई भी इंसान पॉजिटिव आता है, तो उसको पर्सनली इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे आगे चलकर वो अपना इलाज करवा सके।
और सबसे बड़ी खुशी जो हमें ब्लड डोनेशन से मिल रही है वो तो बहुत ही बहुमूल्य है। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, इससे न केवल जो रक्त ले रहा है उसको फायदा है, बल्कि जो रक्त दाता है उसके लिए भी ये बड़ी ही एक तरीके से मैं कहूंगी फायदे की बात है। हाँ, इसके अलावा एक दो फायदे जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं और अभी रिसेंटली हमारे गाइडलाइंस में बताए गए हैं, उसमें यह है कि जब भी कोई इंसान ब्लड डोनेट करता है तो उसमें इरिथ्रोपोइटिन का हार्मोन बनता है। ये इरिथ्रोपोइटिन नई नई आरबीसीज को जन्म दिलाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो न्यू आरबीसीज हैं वो बन रही हैं, और न्यू आरबीसीज हार्ट डिजीज के चांसेस, माइग्रेन के चांसेस, हार्ट अटैक के चांसेस कम करवाती हैं। इस तरह आपको भी ब्लड डोनेशन करने से हृदयाघात के चांसेस आपके अंदर भी कम हो रहे हैं, लिवर डिजीज के चांसेस कम हो रहे हैं, आयरन ओवरलोड से जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या जो बीमारियां हो सकती हैं उनके चांसेस भी रक्तदान के पश्चात कम हो जाते हैं। तो हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि रक्तदान से न केवल आप जीवन दान दूसरों को कर रहे हैं, बल्कि आप अपने स्वयं के जीवन की भी कहीं ना कहीं एक तरीके से रक्षा कर रहे हैं। नीतू जी, यहाँ पर मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि रक्तदान करने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, अपने खान पान से संबंधित भी और भी अलग प्रकार की सावधानियां हमें क्या ध्यान देनी चाहिए? देखिए, रक्तदान के पश्चात डोनर हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रक्तदान के तुरंत बाद वो बेड से या डोनर काउच जिस पर भी वो रक्तदान का प्रोसीजर हो रहा है उससे ना उठें। 5 से 10 मिनट तक आराम करने के पश्चात ही वो अपनी सीट से उठेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है जिसको हम वेसोवेगल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं बॉडी में फ्लूइड की थोड़ी कमी हुई और जब हम एकदम से उठ जाते हैं बेड से तो चक्कर आने लगते हैं। इसलिए इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि ब्लड डोनेशन के बाद 5 से 10 मिनट तक डोनर काउच पर ही लेटे रहें, उसके बाद ही रिफ्रेशमेंट लेने के बाद आप अपने स्थल से उठें। रक्तदान के पश्चात जिस भी हाथ से आपने ब्लड दिया है उसको 10 से 15 मिनट तक दबा के रखना चाहिए, क्योंकि फ्लेबोटमी की नीडल कंपैरेटिवली थोड़ी मोटी होने की वजह से कई बार उस स्थान से ब्लड आना शुरू हो जाता है। जब भी आप रक्तदान कर रहे हैं उसके पश्चात आपको अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है, इसीलिए तरल पदार्थों का सेवन आपको अधिकाधिक मात्रा में करना है। रक्तदान के बाद तुरंत ही गर्म स्थानों पर जाने से बचें तथा जिस हाथ से आपने ब्लड डोनेट किया है उस हाथ से आप स्कूटी वगैरह ना चलाएं, ताकि उस फ्लेबोटमी साइट पर प्रेशर ना पड़े। अगर उस दिन आपको एरोप्लेन से जाना है तो वो अवॉइड करिए, क्योंकि कभी कभी उस समय ब्लड लॉस होने की वजह से थोड़ा सा चक्कर आने की संभावना रहती है। और अगर ब्लड डोनेशन के पश्चात आपको किसी भी प्रकार की अनईजीनेस लग रही है तो जो भी ब्लड बैंक जहां पर आपने ब्लड डोनेट किया है वहां के डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड डोनेशन के बाद हमको अपना शारीरिक तौर पर ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है और विशेष तौर पर अपने उस हाथ का ध्यान रखना है जिससे कि हमने ब्लड डोनेट किया है। अच्छा नीतू जी, अगर हम आगरा की ब्लड बैंक्स की बात करें या हम एसएन मेडिकल कॉलेज में भी जो ब्लड बैंक है उसकी बात करें, तो किस प्रकार कोई व्यक्ति उस पर अप्रोच कर सकता है और उसको जिस ब्लड की जरूरत है या जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत है तो उसको लिए वो किस प्रकार से उसमें आगे प्रोसीड कर सकता है? अगर कोई भी रक्तदाता ब्लड बैंक में रक्तदान करना चाहता है तो उसके लिए कभी भी वो ब्लड बैंक आ सकता है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक 24/7 वर्किंग है और यहाँ पर जो भी डॉक्टर रहते हैं सबसे पहले वो डोनर की स्क्रीनिंग कराई जाती है। डोनर की स्क्रीनिंग के उपरांत उनकी फ्लेबोटमी कराई जाती है तथा उनको प्रॉपर रिफ्रेशमेंट भी दिया जाता है। अगर कोई भी रक्तदाता किसी वॉलंटरी डोनर की तरह हमारे पास आता है तो उसको हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। इस सर्टिफिकेट के जरिए जब भी कभी उसको जरूरत होगी तो उसको विदाउट एक्सचेंज ब्लड मिलता है। अच्छा, तो इसके लिए कोई किसी प्रकार का नंबर भी जारी किया गया है कि उस पर्टिकुलर नंबर पे हम कॉल कर रक्त के विषय में हम जानकारी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए एसएन मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर नंबर मौजूद हैं। इसके अलावा एक ई रक्त कोश करके एक ऐप होता है जिसके जरिए आप कभी भी अगर एसएन मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है उसकी जानकारी आपको मिल सकती है। मेडिकल कॉलेज में किस यूनिट ब्लड की कितनी उपलब्धता है, इन सभी चीजों की जानकारी ई रक्त कोश ऐप के माध्यम से, जिसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल सकती है। अच्छा, अभी हम जैसे कि बात कर रहे थे कि हम आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के अलावा और भी कई ब्लड बैंक्स भी हैं जहां से कि हम ब्लड ले सकते हैं, तो वहां से उनके जो घर वाले हैं या उनके जो भी अभिभावक हैं अगर वो ब्लड ले रहे हैं तो उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है और ब्लड को चढ़ाने के उतने ही रिस्क रहते हैं।
जितने कि अन्य किसी ड्रग की तरह रिस्क हो सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने रिएक्शंस हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत मैंडेटरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है, तब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करवाया जाए, क्योंकि हमारे ब्लड में HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया, ये सारे जो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हैं, ये पाए जा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि विंडो पीरियड में होने की वजह से इन बीमारियों की जांच में भी पुष्टि नहीं हो पाती। एसएन मेडिकल कॉलेज में एक नई तकनीक का, इसके लिए नेट टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, नई तकनीक का विकास किया गया है, जिसमें विंडो पीरियड में भी हम HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का पता लगा सकते हैं। सामान्य तौर पर हम एंटीबॉडीज की जांच करते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के अलावा जितने भी आगरा में प्राइवेट ब्लड बैंक्स हैं, उन सभी में एंटीबॉडीज की जांच की जाती है, जो एक इसेंशियल क्राइटेरिया है। पर ये एंटीबॉडीज का जो बनने का समय होता है, जिसको हम विंडो पीरियड कहते हैं, HIV के लिए 15 दिन है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति HIV से इन्फेक्टेड है तो 15 दिन तक उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी और 15 दिन तक हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि वो HIV पीड़ित है। हेपेटाइटिस बी के लिए ये विंडो पीरियड 40 दिन का होता है, तथा हेपेटाइटिस सी के लिए ये विंडो पीरियड 60 दिन का होता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग के जरिए इस विंडो पीरियड को घटाकर 5 दिन, HIV के केस में 5 दिन, हेपेटाइटिस बी के केस में 14 दिन तथा हेपेटाइटिस सी के केस में यह विंडो पीरियड 2 से 3 दिन का रह जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो चीज हम 60 दिन पर पता लगा रहे थे हेपेटाइटिस सी के लिए, वो चीज नेट टेस्टिंग के जरिए 2 से 3 दिन में पता लग जा रही है। पर यह सुविधा सिर्फ एसएन मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक में अवेलेबल है। अन्य किसी भी रक्त केंद्र में अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नेट टेस्टेड ब्लड is better, superior और safer than ELISA and chemiluminescence tested blood। लेकिन अभी भी आगरा में बहुत सारे ब्लड बैंक्स ऐसे हैं जिनमें chemiluminescence और ELISA के थ्रू भी टेस्टिंग नहीं होती, जो रैपिड टेस्ट करके ब्लड इश्यू कर रहे हैं। तो जो भी अभिभावक हैं वो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि रैपिड टेस्ट में कई बार इन बीमारियों का पता नहीं चलता। ELISA और chemiluminescence टेस्टेड ब्लड साथ में नेट टेस्टेड अगर है तो वो बेस्ट है, नहीं तो ELISA और chemiluminescence टेस्टेड ब्लड ही लिया जाए। नहीं तो जो भी आप जिसको भी ब्लड चढ़ा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा चांसेस इस बात के बढ़ जाते हैं कि वो ब्लड चढ़वाने के बाद HIV, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हो जाए। तो हमें ब्लड लेने से पहले, अपने शरीर में चढ़वाने से पहले इन चीजों को मेक श्योर कर लेना चाहिए कि वो ब्लड पूरी तरीके से सही से टेस्टेड हो और हमारे लिए पूर्ण तरीके से सुरक्षित भी हो। जी बिल्कुल। तो नीतू जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की कि किस प्रकार कोई व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और रक्तदान करने के क्या क्या फायदे हैं, और हमारे समाज को आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करें और समाज के लिए एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत हो। आप हमारे आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।